जरा कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठें और फैसला करें कि आज के बाद आप कभी भोजन नहीं करेंगे। पहले दिन आपको केवल भूख लगेगी, दूसरे दिन कमजोरी महसूस होगी और तीसरे दिन शायद आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपकी भूख पहले जैसी नहीं रही। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर भोजन के बिना जीवित रहना सीख चुका है? क्या इंसान सचमुच भूख से मरता है या फिर उसका शरीर अंतिम क्षण तक उसे जीवित रखने के लिए स्वयं को ही धीरे धीरे समाप्त करने लगता है? और यदि भूख इतनी भयानक है तो आखिर महात्मा गांधी, जतिन दास, पोट्टी श्री रामलुलु, अन्ना हजारे, इरोम शर्मिला और जेडी अग्रवाल और सोनम वांगचू जैसे लोगों ने अपनी आवाज उठाने के लिए इसी मार्ग को क्यों चुना? शायद हंगर स्ट्राइक की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसका सबसे बड़ा नायक कोई महान नेता नहीं बल्कि आपका अपना शरीर है। क्योंकि जब आप भोजन करना बंद कर देते हैं तब आपके भीतर एक ऐसा मौन युद्ध प्रारंभ होता है जिसे प्रकृति की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरीज में से एक कहा जा सकता है। मानव इतिहास में अनेक युद्ध हुए, तलवारों से हुए, तोपों से हुए, बंदूकों से हुए, परमाणु बमों से भी हुए। लेकिन इतिहास एक ऐसे हथियार को भी जानता है जिसने किसी दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को दांव पर लगाया। वह हथियार था भूख। प्राचीन आयरलैंड की ट्रॉस्केड परंपरा से लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक और आधुनिक लोकतंत्र के आंदोलनों तक हंगर स्ट्राइक ने समाज और राजनीति को बार बार प्रभावित किया है। महात्मा गांधी ने इसे नैतिक आग्रह का माध्यम बताया, जतिन दास ने इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, पोट्टी श्री रामलुलु की मृत्यु ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने में भूमिका निभाई, इरोम शर्मिला ने वर्षों तक अपना संघर्ष जारी रखा, अन्ना हजारे ने करोड़ों लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट किया और जेडी अग्रवाल ने गंगा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन सभी लोगों की विचारधाराएं अलग थी, उनकी मांगें अलग थी, लेकिन उनमें एक बात समान थी, उन्होंने किसी दूसरे के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को अपना संदेश बनाया। लेकिन आपके शरीर को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किसी आंदोलन का हिस्सा हैं या किसी धार्मिक उपवास को कर रहे हैं या आपके पास भोजन ही नहीं है। आपके शरीर के लिए केवल एक ही सत्य होता है, बाहर से कोई भी ऊर्जा या एनर्जी नहीं आ रही और उसे आपको जीवित रखने के लिए अपने रूल्स बदलने होंगे। हंगर स्ट्राइक केवल खाना छोड़ने का नाम नहीं है, यह आपके ब्रेन, हार्ट, किडनी, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम और आपकी लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं के बीच होने वाला एक मौन संघर्ष है। आपका शरीर पहले आपको बचाने का प्रयास करता है, उसके बाद स्वयं को बचाने का और अंत में जीवन को कुछ और दिनों तक आगे बढ़ाने के लिए स्वयं का ही बलिदान करना प्रारंभ कर दे। आप एक कल्पना कीजिए, आपने आज अंतिम भोजन किया है। अभी आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल है। आपका ब्रेन आपके शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग कर रहा है। आपका हृदय प्रति मिनट लगभग 70 बार धड़क रहा है और आपकी प्रत्येक सेल अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। पहले 6 घंटों तक शरीर को यह विश्वास होता है कि कुछ समय बाद उसे पुनः भोजन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है वह अपनी इमरजेंसी योजनाएं सक्रिय करना प्रारंभ कर देता है। लगभग 12 घंटों के बाद आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर कम होने लगता है और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। आपका शरीर अब यह समझने लगा कि उसे कुछ समय तक स्वयं को संभालना होगा। पहले 24 घंटों तक आपका लिवर अपनी ऊर्जा की तिजोरी खोल देता है, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। लेकिन यह भंडार सीमित है। नेचर ने इसे केवल कुछ घंटों के लिए ही बनाया है, कुछ सप्ताहों के लिए नहीं। जब स्टोर समाप्त होने लगते हैं तब आपका शरीर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। आपकी चर्बी को तोड़कर कीटोन बॉडीज बढ़ाना शुरू करता है, जो आपके ब्रेन के लिए एक
अल्टरनेटिव ईंधन का काम करती है। यही कारण है कि तीसरे अथवा चौथे दिन बहुत से लोगों को पहले जैसी भूख महसूस नहीं होती। इसका अर्थ यह है बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसने आपको जीवित रखने के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। आपका शरीर आपसे कह रहा होता है, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। लेकिन इस सर्वाइवल टेक्निक की भी एक कीमत है। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, आपका शरीर अपनी ऊर्जा की खपत को कम करना शुरू कर देता है। आपको अधिक ठंड महसूस होती है, आपका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। कुछ सप्ताहों के बाद जब शरीर केवल आपकी फैट से या चर्बी से नहीं बल्कि आपकी मसल से भी ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करता है, शायद हंगर स्ट्राइक की सबसे दुखद सच्चाई यही है कि आपका शरीर आपको बचाने के लिए स्वयं को ही धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। उसे यह नहीं पता होता कि कौन सी मसल आपकी भुजा की है और कौन सी आपके हर्ट की। हमारा हर्ट भी मसल से बना होता है और लंबे समय तक चलने वाली गंभीर स्टारवेशन उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन भूख केवल शरीर को ही नहीं बदलती बल्कि ये हमारे ब्रेन को भी बदल देती है। तीसरे अथवा चौथे दिन भूख का कम हो जाना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि लाखों वर्षों के विकास क्रम का परिणाम। यदि ऐसा न होता तो शायद मानव जाति कभी लंबे अकालों और कठिन परिस्थितियों में जीवित ही नहीं रह पाती। इतिहास के प्रसिद्ध मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि लगभग लंबे समय तक सीमित पोषण या न्यूट्रिशन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और हमारे सोचने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। लोग भोजन के लिए अत्यधिक आकर्षित हो सकते हैं, उनमें अवसाद, चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान और सामाजिक दूरी जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। इसलिए स्टारवेशन केवल कैलोरीज की कहानी नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों की कहानी है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अधिक मोटा है तो वह अधिक दिनों तक जीवित रहेगा। यह आंशिक रूप से अवश्य सत्य है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। सर्वाइवल केवल शरीर में उपस्थित फैट स्टोर पर निर्भर नहीं करती। आपकी एज, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपकी जितनी भी डिजीजेज आपको है, आपके हार्मोन्स, आपके शरीर में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट्स और सबसे महत्वपूर्ण आपके शरीर की अनुकूलित क्षमता, ये सभी डिसाइड करते हैं कि आपका शरीर जीवन के लिए कितने समय तक संघर्ष कर सकता है। यही कारण है कि मेडिकल साइंस कभी यह भविष्यवाणी नहीं करती कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कितने दिन तक जीवित रह सकेगा। हंगर स्ट्राइक दिनों का नहीं बल्कि बायोलॉजी साइंस का एक विषय है। और फिर यह प्रश्न आता है जिसे शायद हम अधिक पूछते हैं, क्या इंसान सच में भूख से मरता है? इसका उत्तर है हाँ और नहीं। अधिकांश परिस्थितियों में व्यक्ति केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसका पेट खाली है। मृत्यु उस समय होती है जब शरीर के पास जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते। दूसरे शब्दों में कहें तो हंगर स्ट्राइक में मृत्यु एक घटना नहीं बल्कि अनेक बायोलॉजिकल चेंजेज की अंतिम परिणति होती। इसी कारण हंगर स्ट्राइक केवल एक राजनीतिक और सोशल घटना नहीं है, बल्कि एक चिकित्सा विज्ञान के सबसे कॉम्प्लेक्स एथिकल सब्जेक्ट में से एक भी है। विश्व मेडिकल संघ की डिक्लेरेशन ऑफ माल्टा हमें यह सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम है और अपने निर्णय के परिणामों को समझता है तो उसकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। यही कारण है कि हंगर स्ट्राइक को मेडिकल साइंस, कानून और एथिक्स के बीच संतुलन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हंगर स्ट्राइक की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उसके समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। लंबे समय तक स्टारवेशन की अवस्था में रहने के बाद यदि किसी व्यक्ति को अचानक से अत्यधिक मात्रा में भोजन प्रदान किया जाए तो वह रीफीडिंग सिंड्रोम जैसी जानलेवा स्थिति विकसित कर सकता है। भोजन के साथ इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है और पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा विशेष रूप से फॉस्फेट तेजी से कोशिकाओं के भीतर जाने लगते हैं।
यही कारण है कि लंबे समय तक चली हंगर स्ट्राइक के बाद सामान्य जीवन की ओर लौटना भी उतना ही कठिन होता है जितना कि उससे गुजरना। शरीर को धीरे धीरे यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपके लिए भोजन उपलब्ध है और अब उसे स्वयं को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे सबसे अद्भुत बात यही है कि आपका शरीर आपके विरुद्ध कभी भी नहीं जाता। जब आप उसे भोजन देना बंद करते हैं तब भी वह आपका साथ नहीं छोड़ता। वह पहले अपनी एनर्जी देता है, फिर अपनी फैट देता है, फिर अपनी मसल देता है और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अंगों को बचाने का अंतिम प्रयास करता है। यह हमें बताती है कि मानव शरीर नेचर की सबसे अद्भुत सर्वाइवल मशीन में से एक है। वह भूख से लड़ना जानता है, वह स्वयं को बदलना जानता है और यदि उसे अवसर मिले तो वह पुनः जीवन की ओर लौटना भी जानता है। और शायद इसी कारण हंगर स्ट्राइक को केवल भूख की कहानी नहीं बल्कि यह मानव शरीर, मानव विचारों, मानव इच्छा शक्ति की सबसे महान कहानियों में से एक है।